ठीक है, तो यहाँ हमने कल यहीं पे रोका था, जीरो ड्राफ्ट पॉलिसी। ठीक है, तो जीरो ड्राफ्ट ऑफ ग्लोबल ट्रीटी टू एंड प्लास्टिक पोल्यूशन बताया था, यूएनईए, जो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली, ठीक है, उसमें रेजोल्यूशन पास किया गया था कि जो प्लास्टिक पॉल्यूशन है उसको हटाना है, घटाना है, जो भी समझ लीजिए, ठीक है, फेज आउट करना है। तो उसी पर और भी चीज़ें बनी हैं, एक ड्राफ्ट जैसे कि इसमें दिखा रहा है। ठीक है, ड्राफ्ट मतलब होता है कि कोई भी लॉ जो बनने वाला है उसका खाका खाका तैयार हुआ है, वो भी लॉ नहीं बना है। ठीक है, तो यूएनईपी का इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन कमिटी, इसने जीरो ड्राफ्ट इंटरनेशनल लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट ऑन प्लास्टिक प्लास्टिक पोल्यूशन ये रिलीज किया है। और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? जीरो ड्राफ्ट, जीरो ड्राफ्ट का मतलब है कि उसको एक तरह से खत्म करना है, प्लास्टिक पोल्यूशन को खत्म करना है। ठीक है, तो ग्लोबल बैन ऑन हाई रिस्क प्लास्टिक्स, और आइटम्स में may not need to be single use to be banned. ड्राफ्ट मेंशन शॉर्ट लिव प्लास्टिक्स आल्सो। ठीक है, मतलब जैसे होता है सिंगल यूज वाला, सिंगल यूज जैसे आपकी पेन वगैरह होती है ना, यूज एंड थ्रो टाइप की, मतलब एक बार यूज किया फेंक दिया। कटलरी जो होते हैं, कटलरी आइटम, प्लास्टिक वाले, प्लास्टिक के जो कप्स होते हैं, आपने देखा होगा, उसको एक बार यूज करो फेंक दो। ठीक है, यूज एंड थ्रो वाले हो गए, तो वो सिंगल यूज होते हैं। उसके अलावा जो शॉर्ट लिव प्लास्टिक होते हैं उनको भी बैन करने की बात हुई है। ठीक है, फिर ईच नेशन शुड डेवलप एंड इम्प्लीमेंट अ नेशनल प्लान फॉर इट्स कंट्रीब्यूशन टू द ट्रीटी सिमिलर टू पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, मतलब दूसरा इनका हाईलाइट जो है वो क्या, कि हर जो देश है वो अपना खुद का एक नेशनल प्लान बनाएंगे और उसको मतलब डेवलप मतलब इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसा कि पेरिस एग्रीमेंट में देखा गया था कि सबने अपना अपना टारगेट सेट किया है और उसको अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे प्लास्टिक पोल्यूशन के केस में भी होना है, मतलब होगा। ठीक है, आईएनसी क्या है? इंटर गवर्नमेंटल, नहीं, इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी, ये यूएनईपी की है। ठीक है, यूएनईपी ने इसको क्यों बनाया है? टास्क विद डेवलपिंग एन इंटरनेशनल लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट ऑन प्लास्टिक पोल्यूशन। अभी वो हुआ था यूएनईए, इसकी 5वीं मीटिंग हुई थी। ठीक है, यूएनईए 5। तो उसमें जो मेन मतलब एजेंडा था उनका प्लास्टिक पोल्यूशन से ही था, कि प्लास्टिक पोल्यूशन को कैसे फेज आउट करें। ठीक है, प्लास्टिक पोल्यूशन, और ये कहाँ पे हुआ था? नैरोबी। ठीक है, नैरोबी कीनिया में, नैरोबी वहीं पे हेडक्वार्टर शायद इसका, यूएनईए, जो यूएन यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट, यूएनईपी है, उसका जो हेडक्वार्टर है वो नैरोबी में ही, कीनिया। ठीक है, वहीं पे हुआ था। तो उसी में डिसाइड हुआ कि प्लास्टिक पोल्यूशन को कर्टेल करने की बात है। तो जून 2023 पेरिस, INC 3 टू इंडेड with mandate to prepare a zero draft of legally of global treaty on plastic pollution ahead of next session Nairobi, Kenya in 2000 November 2023. ठीक है, to complete negotiations by end of 2024 and create a global legally binding plastic treaty. ठीक है, ये सब उसके उद्देश्य हैं जो ये आईएनसी बनी है। तो इसमें इतना ही था। इसके आगे लैंड डिग्रेडेशन, लैंड डिग्रेडेशन के लिए कौन सी मतलब संस्था है, संस्था क्या है वो? एग्रीमेंट जो यूएनसीसीडी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ठीक है, यूएनसीसीडी किस में बना था? 1992, 1992, जो अर्थ समिट था, अर्थ समिट, अर्थ समिट, अर्थ समिट, अर्थ समिट के टाइम ये बना था यूएनसीसीडी। ठीक है, उसमें 3 और संस्थाएं बनी थी ना, आपकी सीबीडी, सीबीडी और यूएनएफसीसी। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो अर्थ समिट था उसमें बनी थी। ठीक है, तो यूएनसीसीडी कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन इकलौती लीगली बाइंडिंग ये ट्रीटी है, ऐसे कह सकते हो संस्था है जो डेजर्टिफिकेशन पे काम कर रही है। ठीक है, इसने क्या लॉन्च किया? फर्स्ट एवर डाटा डैशबोर्ड कंपाइलिंग फिगर्स फ्रॉम 126 कंट्रीज, एक डैशबोर्ड लॉन्च किया, डाटा डैशबोर्ड। इसमें की फाइंडिंग क्या क्या है? बिटवीन 2015 टू 2019 एटलीस्ट 100 मिलियन हेक्टेयर ऑफ हेल्दी एंड प्रोडक्टिव लैंड वर डिग्रेडेड एवरी ईयर। ठीक है, हर साल करीब करीब 100 मिलियन हेक्टेयर हेल्दी और प्रोडक्टिव लैंड जो है वो डिग्रेड हुए। ठीक है, जो लैब कोई भी मतलब लैंड है, ठीक है, वहाँ आप खेती करते हो और वो कुछ दिन बाद उसकी फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है, डिक्रीज होती जाती है। ठीक है, तो फिर छोड़ देते हो उसको, और वो डिग्रेड होते 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 बैरन हो जाती है। ठीक है, बैरन मतलब बंजर हो जाती है एक तरह से। ठीक है, बंजर हो गई फिर रेतीली हो जाती है। तो उसी को रिस्टोर करने की बात होती है कि इसको फिर से रिस्टोर करो, इसकी फर्टिलिटी फिर से बढ़ाओ, और ताकि यहाँ पे फिर से कुछ खेती वेती हो जाए, या मान लो कि जंगल ही लगा दो। ठीक है, इंडियाज 9.5% रिपोर्टेड एरिया इज लैंड एरिया इज डिग्रेडेड। हमारे यहाँ का
करीब 9.5% जो है लैंड एरिया है जो डिग्रेडेड है। बिटवीन 2016 टू 2019, 50.49% of global reported land area and 36.8% of India's land area is affected by drought. ठीक है। Eastern and Central Asia, Latin America, Caribbean region experience the most severe degradation. ईस्टर्न एंड सेंट्रल एशिया, ठीक है, और लैटिन अमेरिका और कैरिबियन रीजन्स, यहाँ पर सबसे ज़्यादा डिग्रेडेशन देखने को मिला। ठीक है। लैंड डिग्रेडेशन के बारे में है कि लैंड डिग्रेडेशन का मतलब क्या है, डिटेरियोरेशन और लॉस ऑफ प्रोडक्टिव कैपेसिटी, मतलब बताया था जैसे फर्टिलिटी डिक्रीज होने लगती है लैंड की, ठीक है, वो समझ लो डिग्रेड हो रहा है। जैसे जैसे फर्टिलिटी डिक्रीज होगी, मतलब पहले बहुत प्रोडक्टिव होता है, फिर कम, फिर और कम, फिर जीरो, कोई प्रोडक्टिव कुछ उगेगा ही नहीं वहाँ पे, जो बंजर जिसको कहते हैं, गाँव में देखा होगा बंजर जमीन होती है कुछ वैसा। ठीक है, तो वो बढ़ता जाता है कि अभी इतना दूर बंजर हुआ है, फिर और बढ़ेगा, फिर इतना दूर हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके बढ़ता जाता है। ठीक है। ऑफ द सॉइल फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर, मतलब ऑब्वियस बात है, वो एक बार बंजर हो गया तो फिर उसको मुश्किल होता है रिट्राइव करना। ठीक है। 109 countries have set voluntary land degradation neutrality target for 2030। ठीक है। 109 कंट्रीज ने अपना टारगेट रखा है लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी का, कि मतलब जो डिग्रेडेड लैंड है उसको कैसे न्यूट्रलाइज करेंगे, उसको कैसे वापस लाएंगे। ठीक है। लैंड डिग्रेडेड land degradation neutrality is a state whereby amount of and quality of land resources necessary to support ecosystem function and services to enhance the food security remain stable or increase with specified ecosystem। ठीक है। इंडिया का क्या इनिशिएटिव है लैंड डिग्रेडेशन चेक करने का। ठीक है। इंडिया ज्वाइन बोन चैलेंज में क्या था कि कुछ एक पर्टिकुलर लैंड होगा उसको रिस्टोर करने की बात है। ठीक है। बोन चैलेंज में इंडिया ने क्या प्लेस किया है, 26 मिलियन हेक्टेयर ऑफ डिग्रेडेड एंड डिफोरेस्टेड लैंड बाय 2030। ठीक है। इंडिया ने कहा है कि हम 26 मिलियन हेक्टेयर लैंड जो डिग्रेड हो चुका है उसको 2030 तक रिस्टोर करेंगे। ठीक है। दूसरा क्या है, डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटलस ऑफ इंडिया। ठीक है। स्टेट वाइज एरिया ऑफ डिग्रेडेड लैंड, एक लैंड डिग्रेडेड एटलस, डिग्रेडेशन एटलस बनाएंगे पूरे भारत भर का, हर एरिया के, मतलब स्टेट वाइज एरिया के हिसाब से। ठीक है। मतलब कितना कहाँ पर डिग्रेडेड है वो उसमें बताया जाएगा मैप में। फिर इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, सस्टेनेबल लैंड एंड इकोसिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम और नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम। ये सारे प्रोग्राम्स हैं जिस जो जो लैंड डिग्रेडेशन है उसको चेक करने के लिए इंडिया ने लॉन्च किए हैं अलग अलग। ठीक है। यूएनसीसीटी के बारे में, ये ओनली लीगली बाइंडिंग फ्रेमवर्क बताया था टू एड्रेस डेजर्टिफिकेशन एंड इफेक्ट ऑफ ड्रॉट, एस्टेब्लिश इन 1994। मेंबर्स कितने हैं अभी, 197 पार्टीज टू कन्वेंशन और 196 कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन। ठीक है। मतलब टोटल देखा जाए तो 196 पार्टीज हैं, 197 पार्टीज हैं, और कंट्रीज के हिसाब से देखा जाए तो 196 कंट्री हैं, जिसमें से इंडिया भी है, और यूरोपियन यूनियन कंट्री नहीं है। ठीक है, एंटिटी है, एसोसिएशन है वैसा। तो टोटल 197 पार्टीज हैं, और उसमें से भी एक तो यूरोपियन यूनियन है और 196 कंट्री है। ठीक है। इंडिया की जो MOEFCC है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, वो नोडल मिनिस्ट्री है इसके लिए। ठीक है। कोई भी कन्वेंशन होता है इससे रिलेटेड तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए MOEFCC है। ग्लोबल ड्रॉट स्नैपशॉट रिपोर्ट, इसको किसने लॉन्च किया, रिलीज इन लाइन विद COP, UNCCD ने ही रिलीज किया है। ठीक है। स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क दैट फोकसेज ऑन मिटिगेट, अडेप्ट, मैनेज लैंड डिग्रेडेशन, मोबिलाइज फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज, improve the condition of land degradation। ठीक है। ये तो ऑब्वियसली चीजें हैं। सैंड एंड सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म, कई बार आपने सुना होगा, जो एरिड एरियाज होते हैं वहां पे देखने को मिलता है सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म नॉर्मली। ठीक है। रिपोर्ट टाइटल, सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म, अ गाइड, सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म, अ गाइड टू मिटिगेशन, एडेप्टेशन पॉलिसी एंड रिस्क मैनेजमेंट मेजर्स इन एग्रीकल्चर, रिलीज बाय FAO। किसने रिलीज किया, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। FAO ने रिलीज किया। हो सकता है वो आपको वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे दें। ठीक है। और भी किसी संस्था का नाम दे देंगे, UNCCD दे दिया। ठीक है। यूनिवर्सिटी आपको लगे कि इसे नहीं लॉन्च किया होगा, लेकिन नहीं भाई, FAO है, ये याद रखना अलग से। FAO ने लॉन्च किया सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म्स। ठीक है। occurs when strong turbulent wind erode uh, small particles from dry land surface with little or no vegetation cover। ठीक है। 75% of global dust come from
नेचुरल रिसोर्सेज एंड 25 फ्रॉम एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज। ठीक है, मतलब इसमें कह रहा है कि जो ग्लोबल डस्ट होता है उसमें 75% जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज से आता है और 25% एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज से। हमारे से कैसे आएगा? मान लो कि कोई खेती कर रहे थे, लैंड डिग्रेड हो गई, अब ये पूरे बैरन है, ठीक है, बारिश वारिश होगी, इरोजन होगा, या हवा तेज चली, इरोजन होगा, ये उड़ेगा उससे। ठीक है, और भी चीज़ें हम जो एक्टिविटीज़ करते हैं, मान लीजिए कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, उसमें भी डस्ट पार्टिकल उड़ते हैं, डस्ट पार्टिकल उड़ते हैं। ठीक है, ये जो रोज झाड़ू लगता है उसमें भी तो डस्ट पार्टिकल उड़ते हैं। ठीक है, तो वो सब चीज़ें। मेजर एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एसडीएस इंक्लूड लैंड यूज चेंज, एग्रीकल्चर, डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, फिर क्या है इम्प्लीकेशन ऑफ एसडीएस? एसडीएस यही है भाई। ठीक है, सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म। डिपोजिशन ऑफ डस्ट ऑन ग्लेशियर्स इंड्यूस वार्मिंग इफेक्ट एंड इंक्रीज मेल्टिंग ऑफ आइस। ठीक है, रिड्यूस एग्रीकल्चर यील्ड ड्यू टू सैंड ब्लास्टिंग, डैमेज प्लांट बाई इम्पैक्ट, बोरियल एक्सपोजर ऑफ प्लांट रूट्स। ठीक है, पहला वाला क्या पॉइंट समझ में आया? कह रहा है कि जो डस्ट होता है वो आइस पे जाके डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, डस्ट जब आइस पे डिपॉजिट हो जाएगा तो उसमें जो है वो मतलब डस्ट पार्टिकल जब डिपॉजिट हो जाएगा तो वो गर्मी सोखेगा ना, जो भी इंसोलेशन आएगा और सन की रेज आएंगे, उसकी जो गर्मी होगी वो एब्जॉर्ब करेगा और वो गर्म करेगा बर्फ को। बर्फ गर्म किया तो बर्फ जो है मेल्ट हो जाएगी। ठीक है, मेल्टिंग ऑफ आइस, आपको पता ही है कि मेल्टिंग ऑफ आइस से क्या दिक्कत आ सकती है। अगर वो सरफेस जो है, मतलब जो आइस है वो ग्लेशियर है, मतलब लैंड पर है। ठीक है, अगर वो लैंड पर है तो दिक्कत होगी, तो आपका जो सी लेवल है वो राइज होगा। लेकिन अगर वो ओशन पर ही है, मान लो आर्कटिक है, ठीक है, आर्कटिक पे जो बर्फ है, तो वहां पे तो पूरा पानी पानी है, पानी में बर्फ ऑलरेडी है और वो पिघलेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब इस पे नहीं फर्क पड़ेगा सी लेवल पर। ठीक है, फिर कह रहा है कि रिड्यूस एग्रीकल्चर ईड ड्यू टू सैंड ब्लास्टिंग। सैंड ब्लास्टिंग से क्या होता है, जो प्लांट होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, या उनको मतलब कि उनको ढाप दिया या फिर उनको उनके जो रूट्स हैं उसको खोल देता है, तो दिक्कत हो जाती है। ठीक है, इनिशिएटिव टेकन टू कर एसडीएस ग्लोबल लेवल पे कौन कौन से हैं? यूएनसीसीडी जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन है, इसने इन्फोर्स किया था 1996 में। ठीक है, ये उसी के लिए, उसी को कवर करने के लिए। दूसरा क्या है, यूनाइटेड नेशन कोलिशन ऑन कम्बैटिंग एसडीएस लॉन्च एट सीओपी 14 ऑफ यूएनसीसीडी 2019। ये शायद इंडिया में होता ना, ये शायद इंडिया में होता, जहाँ तक मुझे याद है 2019 वाला इंडिया में होता, देखना पड़ेगा। सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म प्रोजेक्ट बाय वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये प्रोजेक्ट जो है डब्ल्यूएमओ का है। इसलिए कहा था कि जो रिपोर्ट है उस पर ध्यान रखना कि किसने रिपोर्ट लॉन्च की है। रिपोर्ट लॉन्च की थी एफएओ ने। इंडिया के क्या इनिशिएटिव है? अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट टू क्रिएट बफर एरिया अराउंड द अरावली हिल रेंज। ठीक है, दूसरा क्या है, नेशनल मिशन ऑन ग्रीन इंडिया अंडर नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। ये शायद 2008 या 9 में आया था। ठीक है, इसमें मतलब इसमें काफी सारे वो हैं मिशन अलग अलग। अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ में क्या है, ग्राउंड लेवल ओजोन। ग्राउंड लेवल ओजोन बताया था। ओजोन दो तरह के होते हैं अपने यहाँ। एक होता है जो स्ट्रेटोस्फेयर में होता है। ठीक है, ऐसे समझो, स्ट्रेटोस्फेयर में तो ये गुड ओजोन होता है, गुड ओजोन। ठीक है, गुड ओजोन जो स्ट्रेटोस्फेयर में है वो गुड ओजोन है। ठीक है, और जो ट्रोपोस्फेयर में है, ट्रोपोस्फेयर में ट्रोपोस्फेयर में है वो बैड है। ठीक है, बैड ओजोन, बैड O3। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो ट्रोपोस्फेयर वाला है ये ग्राउंड लेवल पर आता है और ये एक तरह का पोल्यूशन है। पोल्यूशन क्या, जो VOCs होते हैं उनसे मिलकर, उनके साथ मिलकर ये जो स्मॉग स्मॉग क्रिएट करता है। ठीक है, स्मॉग स्मॉग क्रिएट करता है। फिर क्या, अकॉर्डिंग टू सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ग्राउंड लेवल ओजोन हैज स्टार्टेड टू इमर्ज एज दिल्लीज लेड पोल्यूशन, दिल्लीज लेड पोल्यूटेंट। ठीक है, दिल्लीज लीड पोल्यूटेंट। ठीक है, मतलब ग्राउंड लेवल ओजोन देखने को मिला है, जो दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ा है ना वहां पर। ठीक है, ओजोन फॉर्म इन ट्रोपोस्फेयर कॉल्ड बैड ओजोन्स। ठीक है, इट्स अ सेकेंडरी पोल्यूटेंट produced when two primary pollutant nitrogen oxide and volatile organic compound react in sunlight and stagnant air। ठीक है, जो नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 प्लस VOCs, ठीक है, ये मिलकर बनाते हैं O3। ठीक है, एमिशन फ्रॉम कार, पावर प्लांट, इंडस्ट्रियल बॉयलर्स, रिफाइनरीज एंड केमिकल प्लांट एटसेट्रा, उनके कारण से ये बनता है। ठीक है, फिर
cause coughing and shortness of breath, वेजिटेशन इकोसिस्टम, अच्छा डैमेज वेजिटेशन इकोसिस्टम, ठीक है। तो ग्राउंड लेवल का ओजोन जो है वो खतरनाक होता है, वो पोल्यूशन होता है, और सेकेंडरी पोल्यूशन है ना, प्राइमरी नहीं, मतलब क्योंकि दो तीन चीज़ों को मिलकर बनता है वो, ठीक है। जो ट्रोपोस्फेयर वाला है वो अच्छा है, क्यों? क्योंकि वो यूवी रेज को रोकता है, जो सन से यूवी रेज आती हैं उनको रोकता है, तो वो अच्छा है। जो ग्राउंड लेवल वाला है बुरा है, ठीक है। चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड, इसको कौन देता है? यूएनईपी देती है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड। इसमें इंडिविजुअल्स को, ग्रुप्स को, ऑर्गेनाइजेशन को अवार्ड दिया जाता है जिन्होंने अच्छा काम किया हो। ये 2005 में शुरू हुआ था, उसके बाद से अवार्ड मिलता है। इंडिया के भी कभी भी पाए जाते हैं। इस बार पाया क्या कोई? इंडिया का तो नहीं पाया, बाकी लोगों को मिला है। इंडिया का कोई नहीं है। अच्छा ये है काउंसिल फॉर साइंटिस्ट एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, हाँ साउथ अफ्रीका का ये तो। इंडिया का कोई नहीं है इसमें इस बार। चाइना का है और पता नहीं किसका किसका है, इंडिया से कोई नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है याद करने का। हम्म, ये याद करना है कि इंडिया वाले को इस बार इंडिया का कोई नहीं था जिसको अवार्ड मिला है इसमें, चैंपियंस ऑफ द अवार्ड बाकी लोग हैं, बाकी दूसरे देशों के हैं। हम्म, फिर क्या है इथाइलिन ऑक्साइड? इथाइलिन ऑक्साइड क्या है? यूरोपियन कमीशन क्लासिफाइड इथाइलिन ऑक्साइड एज पेस्टिसाइड रेसिड्यू, अर्लियर क्लासिफाइड एज फ्यूमिगेंट, ठीक है, ठीक है। दिस मीन्स एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट बीइंग एक्सपोर्टेड टू यूरोपियन यूनियन विल नाउ बी मैंडेटरी टेस्टेड। इथाइलिन ऑक्साइड यूज, मतलब ये कहाँ यूज होता है? यूज प्राइमरी टू प्रोड्यूस अदर केमिकल्स इंक्लूडिंग एंटी फ्रीज, ठीक है, अ फ्लेमेबल कलरलेस गैस विद अ स्वीट odor. In a smaller amount, ethylene oxide is used as pesticide and sterilizing agent, classified as carcinogen and mutagenic. ओहो, मतलब काफी खतरनाक है। जो इथाइलिन ऑक्साइड है, ये मतलब इसकी जो स्मेल होती है थोड़ी सी स्वीट स्मेल होगी, ठीक है, इसका ऑर्डर अच्छा होगा, और ये कलरलेस गैस है, इसका कोई कलर नहीं होता, ठीक है। लेकिन ये कहते हैं कार्सिनोजेनिक है, कार्सिनोजेनिक मतलब जो कैंसर कैंसर कर सकती है, ठीक है, इंसान के कैंसर कर सकती है। और म्यूटोजेनिक, म्यूटोजेनिक मतलब म्यूटेशन क्रिएट कर सकती है इंसान के जो सेल्स में, उसको म्यूटेशन क्रिएट कर सकती है, ठीक है, मतलब काफ़ी खतरनाक है इस हिसाब से। और इसका यूज़ कहाँ कहाँ है? इसका यूज़ करते हैं फर्टिलाइजर या एंटी फ्रीज, ठीक है, बनाने में, पेस्टिसाइड में, सॉरी पेस्टिसाइड और एंटी फ्रीज वगैरह, या स्टेरिलाइजिंग एजेंट, स्टेरिलाइजिंग मतलब किसी चीज़ को खत्म करने के लिए, ठीक है। इंडोसल्फान आपने सुना होगा बहुत बार, इंडोसल्फान। इंडोसल्फान किस में यूज होता है? जो कैशू होता है, कैशू को ट्रीट करने में इंडोसल्फान यूज करते हैं मेरे ख्याल से, ठीक है, कैशू नट्स। तो एनजीटी ने इशू किया था ऑर्डर किसके खिलाफ? नोटिस नोटिस दिया था यूनियन गवर्नमेंट को, कर्नाटका को और केरला गवर्नमेंट ऑन डंपिंग इंडोसल्फान इन हिली एरियाज ऑफ मिंची मिंचिन मिंचिन पड़ावू, पता नहीं, इन कासरगोड डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। अच्छा कासरगोड में एक जगह है, केरला मतलब कासरगोड केरला में, तो वहाँ पे एक मिंची पड़ावू जगह है, हिली एरिया है, वहाँ पर इंडोसल्फान को डंप किया जा रहा था, ठीक है। इंडोसल्फान क्या है? एक ऑर्गेनो क्लोराइन पेस्टिसाइड यूज टू कंट्रोल वैरायटी ऑफ इंसेक्ट्स एंड माइट्स क्रॉप्स लाइक सोए, राइस, व्हीट, वेजिटेबल, फ्रूट, नट्स, कॉफी, टोबैको और कॉटन, ठीक है, लिस्टेड अंडर बोथ रॉटरडैम कन्वेंशन ऑन प्रियर इन्फॉर्म कंसेंट एंड स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, ठीक है। इंडोसल्फान एक केमिकल है जिसका इस्तेमाल एज अ पेस्टिसाइड करते हैं, और कई सारे क्रॉप्स जिसमें इसका इस्तेमाल होता है, सोई, राइस, व्हीट, वेजिटेबल, फ्रूट, नट, कॉफ़ी, टोबैको, कॉटन, ठीक है, ये सब में इंडोसल्फान का यूज़ करते हैं। तो यहाँ जो डंपिंग हुई होगी हो सकता है इन्हीं से हुई हो, जो पेस्टिसाइड्स होंगे उसको डंप किए होंगे, ठीक है। हार्मफुल इफेक्ट, क्लोरीन एक्सपोजर कैन लीड टू रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम, न्यूरोलॉजिकल डैमेज, ठीक है। फिर है पेट्रोलियम कोक और पेटकोक। पेटकोक क्या है? सुप्रीम कोर्ट है आज कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट टू कंसीडर इशू रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाईली पॉल्यूटिंग पेटकोक, ठीक है। पेटकोक अ कार्बोनेट सॉलिड मटेरियल है, ड्राइव फ्रॉम फाइनल क्रैकिंग प्रोसेस ऑफ क्रूड ऑयल रिफाइनिंग, used as replacement of coal due to its higher calorific value, hydrophobic, less volatile, and produce low ash residue. Used in cement manufacturing, lime kiln, industrial boiler, aluminium anode, etc. ठीक है। पेट कोक जो है मतलब ऑल्दो बहुत पॉलिटिंग होता है लेकिन बड़ा काम का है, ठीक है। इसको कोल के अल्टरनेटिव के रूप में इस्तेमाल किया जाता है,
ठीक है, जहाँ पर कोल यूज़ कर सकते हैं वहाँ पर इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी क्योंकि इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो हाई है, मतलब कम अमाउंट में ये ज़्यादा एनर्जी दे सकता है, मतलब ज़्यादा आग दे सकता है, गर्मी दे सकता है, ठीक है। और ये हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफोबिक मतलब पानी में मतलब हाइड्रोफोबिक मतलब होता है किसी चीज़ से नफरत या डर, ऐसा, ठीक है। हाइड्रोफोबिक मतलब ये मतलब इसमें पानी डालोगे तो सूख लेगा, चला जाएगा, ठीक है। पानी इसमें सूखेगा नहीं, चला जाएगा, ऊपर से चला जाएगा, फिसल जाएगा, ऐसा, ठीक है। तो लेस वोलेटाइल है और कम ऐश प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इसका इस्तेमाल सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में या लाइम किल्न में, इंडस्ट्रियल बॉयलर या एल्यूमिनियम एनोड्स में करते हैं, ठीक है। पॉलीइथाइलीन टेरिप्थलेट डिग्रेडिंग एंजाइम पेट 46, ठीक है। पेट 46 क्या है? रिसर्चर्स हैव आइडेंटिफाइड पेट 46 from deep sea microorganism for the first time. PET is lightweight plastic that is widely used for packaging foods and beverages, etc., soft drink, etc. ठीक है। PET 46 enzyme unique in its ability to degrade both long chain and short chain PET molecules, enabling continuous degradation. Other PET degrading enzyme कौन से हैं? PETase में MHETase TCH कट 1, ठीक है। मतलब जो ये पेट 46 है, ये एक तरह का एंजाइम है, एंजाइम समझ लो, माइक्रोब है, जो पीईटी जो प्लास्टिक होती है उनको डिग्रेड कर सकता है। जो पीईटी प्लास्टिक होती है वो किस में इस्तेमाल होती है? जो पैकेजिंग, जो फूड या बेवरेजेस होता है उनको पैकेज करने में काम आती है, ठीक है। तो ये एक जो पेट 46 एंजाइम है ये तो है ही जो डिग्रेड कर सकता है प्लास्टिक को। इसके अलावा पेट एज, MHET एज, THC कट 1, ये सब भी एंजाइम्स हैं जो प्लास्टिक को डिग्रेड कर सकती हैं, ठीक है। फिर ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच बताया था। ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच के बारे में, जो पैसिफिक ओशन है उसके बीच में एक ऐसा मतलब सर्कुलेटरी है जहाँ पर गार्बेज जाके इकट्ठा हो गया है, प्लास्टिक गार्बेज है मेनली, और वो सर्कुलेट कर रहा है, वही सर्कुलेट करता है, ठीक है। तो in a recent study, scientists have found that many coastal life forms have colonized plastic items in GPGP. GPGP? अच्छा, Great Pacific Garbage Patch, a collection of marine debris in northern Pacific Ocean, also known as Pacific Trash Vortex. The garbage patch is actually two distinct collec- collection of debris bounded by massive North Pacific subtropical gyre, ठीक है। तो उसमें दो हैं, एक ऊपर है एक नीचे है, मतलब है पैसिफिक, नॉर्थ पैसिफिक में ही दो हैं ऊपर नीचे करके। ई वेस्ट इन इंडिया refers to all items of electrical electronic equipment and its part that have been discarded by its owner as waste without the intent to reuse, ठीक है। इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ ई वेस्ट, हेल्थ हजार्ड, एनवायरमेंट इम्पैक्ट, सोशल इम्पैक्ट, ठीक है। ई वेस्ट रेगुलेटेड अंडर ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022। हमने देखा था ना, इसमें भी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी आई थी। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अच्छा ये लिखा तो है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसका मतलब होता है कि जिसने प्रोड्यूस किया है, जो भी इसका मैन्युफैक्चरर है, प्रोड्यूसर है, रिफर्बिशर है, डिसमेंटलर, रिसाइकलर है, वो लोग इसको जो प्रोडक्ट कंज्यूमर जो है डिस्कार्ड करेगा उसको कलेक्ट करेंगे, उसको अपने हिसाब से डिस्पोज करेंगे, ठीक है। EPR was introduced by E-Waste Management and Handling Rules 2011, ठीक है। यही चीज़ हमने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट में भी देखा था ना, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला, ये ई वेस्ट मैनेजमेंट में भी है, ठीक है। EPR मीन्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसर फॉर द इन्वायरमेंटली साउंड मैनेजमेंट ऑफ द प्रोडक्ट अंटिल द एंड ऑफ इट्स लाइफ, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ ई वेस्ट क्या है? कंटेन्स हजार्डस सब्सटेंस सच एज लेड, मर्करी, कैडमियम, फ्लेम रिटार्डेंट, ठीक है। फायदे भी हैं, फायदे मतलब जो कई चीज़ें हैं, कई मेटल्स जो क्रिटिकल मेटल्स, क्रिटिकल एलिमेंट्स होते हैं या महंगे मेटल हैं, वो भी इस्तेमाल होते हैं आपके जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट होते हैं, लेकिन उनको रिट्राइव करना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। तो कई सारे प्रोसेस होते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि उसको एसिड में घोल देते हैं कि वो प्लास्टिक जो है वो गल जाए और फिर उसमें से जो इंपॉर्टेंट मेटल है वो निकाल लें, ठीक है। फिर इनविजिबल वेस्ट, इनविजिबल वेस्ट यानी इनविजिबल ई वेस्ट है, सॉरी, इनविजिबल ई वेस्ट। इनविजिबल ई वेस्ट वाज द की फोकस ऑफ द सीरियस इंटरनेशनल ई वेस्ट डे। द डे इज an annual awareness raising campaign initiated by not for profit association waste electronic and equipment forum,
कोई एनजीओ है जिसने शुरू किया था। हाँ, इंटरनेशनल ई वेस्ट डे। इनविजिबल ई वेस्ट में क्या है? इलेक्ट्रॉनिक आइटम दैट आर ऑफन गो अनरिकॉग्नाइज्ड एंड आर नॉट प्रॉपर्ली रिसाइकल्ड विद अप्रोप्रिएट वेस्ट स्ट्रीम नोन एज इनविजिबल ई वेस्ट। मतलब वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम जिनको कभी ध्यान नहीं दिया जाता, और वो ऑल्दो जनरेट होते हैं, फेंक दिए जाते हैं ऐसे ही, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। जैसे वैप्स, एलईडी एसेसरीज, यूएसबी केबल्स, पावर टूल्स, स्मोक डिटेक्टर्स, ये सब। वन स्टॉप सेंटर फॉर जीरो वेस्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया वन स्टॉप सेंटर कॉल्ड रिड्यूस साइकिल रिसाइकिल रियूज। ठीक है, वन स्टॉप सेंटर रिड्यूस रिसाइकिल रियूज which serve as one-stop solution for citizen commercial enterprise. Above centers, items will be given to different stakeholders to be refurbished for reuse or would made in new product, contributing to a circular economy. Circular economy आपने बहुत बार ये नाम सुना है। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो कि कोई एक्स आइटम है, अब ये खराब हो गया। अब ये खराब हो गया, इसको, इसमें से कुछ चीज़ें होंगी, मान लो कि कोई पार्ट होगा जो फिर से कहीं इस्तेमाल किया जा सकेगा। ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, उस मैन्युफैक्चरर को दे देंगे जो इसका इस्तेमाल कर सके किसी नए पार्ट बनाने के लिए। ठीक है, तो अब ये फिर प्रोडक्ट बन गया। अब ये फिर मार्केट में जाएगा, कंज्यूमर इस्तेमाल करेगा, अब उसमें से फिर वो ऐसा कुछ पार्टिकल होगा, पार्ट होगा जो फिर से यूज़ कर सकते। तो ये सर्कुलर इकोनॉमी है। ठीक है, कुछ पार्ट उसका पूरा तो नहीं, कुछ पार्ट उसका फिर से इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, these RRR centers would be set up as part of nationwide campaign मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर। ठीक है, माई लाइफ माई क्लीन सिटी अंडर एजिस ऑफ स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0। ठीक है, इतना याद रखो कि वन स्टॉप सेंटर है जीरो वेस्ट के लिए, जिसको रिड्यूस रियूज और रिसाइकिल। ठीक है, RRR। इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट। इंटरनेशनल for the first time, International Day of Zero Waste has been observed to encourage everyone to prevent and minimize waste and promote a social shift towards a circular economy। ठीक है, 30 मार्च 30 मार्च को अनाउंस किया गया। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने कहा कि 30 मार्च को हम इसको मनाएंगे, और इसके लिए जॉइंट फैसिलिटेटेड बाय यूएनईपी और यूएन ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम, यूएन हैबिटेट जो है। ठीक है, इसके अलावा इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड ट्रीटीज एंड इनिशिएटिव जो भी हैं, मिनामाटा कन्वेंशन आप पता है मरकरी के लिए है। इसकी 5वीं मीटिंग हुई कहाँ पे? जिनेवा में। ठीक है, 5वीं मीटिंग हुई जिनेवा में। पेरिस अमेंडेड एनेक्स टू कन्वेंशन with new phased out date for certain batteries switches, relays and fluorescent lamp. Hmm. The new requirement was agreed to advance the phase down of dental amalgam as of 2025. No mercury level will be allowed in cosmetic। ठीक है, तो ये सारे इसमें था। इसकी मतलब मीनामाटा कन्वेंशन की 5वीं मीटिंग हुई जिनेवा में अभी। ठीक, इसमें जो पार्टीज थी वो उनको कुछ अमेंडमेंट लाए गए उसमें एनेक्शर में। कौन कौन से? कि कुछ जो बैटरीज हैं, स्विचेस हैं, रिलेज हैं, ये फ्लोरोसेंट लैंप है, उसको फेज आउट करना है। प्लस उनके लिए मतलब नई डेट सेट की गई कि उनको कब तक फेज आउट करना है। और कहा गया कि जो कॉस्मेटिक आइटम है उसमें किसी भी तरह का मर्करी अलाउड नहीं किया जाएगा। मीनामाटा कन्वेंशन ये 2013 में अडॉप्ट किया गया था जिनेवा में। ठीक है, और 2017 में ये इन्फोर्स होता है। तो पहला ग्लोबली लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है टू प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ एनवायरनमेंट फ्रॉम एडवर्स इफेक्ट ऑफ मर्करी। ठीक है, मीनामाटा का मर्करी के लिए है। ठीक है, ये मीनामाटा जो है जापान में एक शहर था। ठीक है, जहाँ पर मीनामाटा डिसीज हुई थी। क्यों? वहाँ पे एक फैक्ट्री लगी थी, कोई फैक्ट्री लगी थी। तो वो मतलब पॉल्यूटेंट अपनी नदी में या जो पानी था नियर बाई सोर्स उसमें रिलीज कर देती थी। तो उसमें मरकरी पॉल्यूटेंट ज़्यादा थे। अब जो लोग आसपास रहते थे वो नदी के पानी का इस्तेमाल करते थे, तो उनको एक अलग तरह से बीमारी हो गई। ठीक है, मीनामाटा। ठीक है, उसी से a neurological disease caused by severe mercury poisoning in 1950s, 144 parties and 128 signatories to it. India ratified it in 2018 with flexibility for continued use of mercury based product एंड प्रोसेस इन्वॉल्विंग मर्करी कंपाउंड अप टू 2025। मतलब 2018 में इंडिया ने साइन किया, लेकिन उसमें क्लॉज रखा कि भाई हम जो भी मर्करी प्रोडक्ट है उसका इस्तेमाल करेंगे, और जो मतलब मर्करी बेस्ड प्रोडक्ट और प्रोसेस को इस्तेमाल करेंगे 2025 तक, उसके बाद ही फेज आउट कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम लेट आए हैं। मिनामाटा कन्वेंशन रिक्वायर्ड दैट पार्टी नेशंस रिड्यूस वेयर फिजिबल एलिमिनेशन यूज एंड रिलीज ऑफ मर्करी फ्रॉम आर्टिसनल एंड स्मॉल स्केल गोल्ड माइनिंग। ठीक है,
फिर कंट्रोल मर्करी एयर एमिशन फ्रॉम कोल फायर्ड पावर प्लांट, कोल फायर्ड इंडस्ट्री बॉयलर, phase out or reduce mercury use in product like batteries, switches, light cosmetic, pesticide, dental amalgam। इन सब में मर्करी को हटाना है, फेज आउट करना है। फिर एड्रेस सप्लाई एंड ट्रेड ऑफ मर्करी, सेफर स्टोरेज डिस्पोजल एंड स्ट्रेटजीज टू एड्रेस कंटेमिनेटेड साइड। ठीक है। मरकरी क्या है? मरकरी एक नेचुरली अकरिंग एलिमेंट है जो अ, हवा में, पानी में और सॉइल में मिलता है। अदर सोर्सेज क्या है? गोल्ड माइनिंग, कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट। उसके अलावा इट मे हैव टॉक्सिक इफेक्ट, नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है, थायराइड, किडनी, लंग, इम्यून सिस्टम, आई, गम्स एंड स्किन, सबको असर कर सकता है। कंसीडर्ड बाय डब्ल्यूएचओ एज वन ऑफ द टॉप 10 केमिकल ऑफ मेजर पब्लिक हेल्थ कंसर्न, देयर इज नो नोन सेफ लेवल ऑफ एक्सपोजर, मतलब थोड़ा सा भी एक्सपोजर आपको इफेक्ट कर सकता है। यूएन ग्लोबल फ्रेमवर्क ऑन केमिकल्स, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन केमिकल मैनेजमेंट, बॉन, जर्मनी में हुआ। ठीक है। तो ग्लोबल फ्रेमवर्क ऑन केमिकल्स, इसके बारे में क्या है? फॉर अ प्लैनेट फ्री ऑफ हार्म फ्रॉम केमिकल वेस्ट, बेस्ड अराउंड 28 टारगेट टू इम्प्रूव रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट ऑफ केमिकल एंड वेस्ट। ग्लोबल फ्रेमवर्क ऑन केमिकल्स, ऑब्जेक्टिव क्या है इसके? प्रिवेंशन ऑफ इलीगल ट्रेड एंड ट्रैफिकिंग ऑफ केमिकल्स एंड वेस्ट, फेज आउट हाईली हजार्डस पेस्टिसाइड इन एग्रीकल्चर बाय 2025। इंपॉर्टेंट यही है। ठीक है। सेटिंग अप पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस एम्ड एट रिड्यूसिंग केमिकल, ऑब्वियस चीजें हैं। ठीक है। आईसीसी M5, ICC M5 adopted at Bonn Declaration. Declaration aims to prevent exposure to uh, harmful harmful chemical and phase out most harmful ones। ठीक है, फालतू चीजें। ICCM adopted a strategic approach to international chemical management in 2006, a policy framework to foster sound management of chemicals। ठीक है। अब ये सब कभी पूछेगा नहीं, वैसे तो पूछा नहीं गया है। चलो कन्वेंशन देख लेते हैं हजार्डस केमिकल को लेकर। ठीक है। बेसल कन्वेंशन 1989 में है, बेसल कन्वेंशन 1989 में है। कंट्रोल ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट इन देयर डिस्पोजल। ठीक है। रोटरडैम कन्वेंशन 1998, prior informed consent procedure for certain hazardous chemical and pesticide in international trade। स्टॉकहोम कन्वेंशन 2001 में आया था। पीओपी, persistent organic pollutant, पीओपी। फिर है वैगानी कन्वेंशन 1995, ये इंपॉर्टेंट है, ये अलग है थोड़ा सा, मतलब ये सब तो हमने पहले देखे हैं, ये नहीं देखा। कन्वेंशन टू बैन importation of hazardous and radioactive waste into forum island countries and to control transboundary movement of management of hazardous waste within the South Pacific region। ठीक है। ये फोरम आइलैंड कंट्रीज हैं साउथ पैसिफिक ओशन में, वहां पर किसी भी तरह का hazardous या रेडियोएक्टिव वेस्ट ना आए, उसको उसको उसके लिए कन्वेंशन है ये। ठीक है। इंसिडेंट एंड ट्रैफिकिंग डाटाबेस, ITDB, ये किसका है? IAEA। ठीक है। इंसिडेंट एंड ट्रैफिकिंग डाटाबेस, IAEA मतलब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, उनकी स्टडी है, उनकी रिपोर्ट है। तो इसमें फाइंडिंग क्या थी? रेडियो एक्टिव लेस्ट वेस्ट प्रोडक्ट इंक्लूड व्हीकल लाइक शिप्स आर बीइंग इंक्रीजिंगली रिसाइकल्ड विदाउट टेकिंग केयर ऑफ हजार्डस मैनेजमेंट। मोस्ट कॉमन source of contamination is feed material, often obtained from metal recycling industry from which the product had been manufactured। ठीक है। जो ITDB है, ये इसका सेक्रेटरीट एस्टेब्लिश बाय IAEA सेक्रेटरीट इन 1995, असिस्ट स्टेट्स ऑन इंसिडेंट इन्वॉल्विंग इलिसिट ट्रैफिकिंग and other related unauthorized activities involving nuclear and other radioactive material। ठीक है। इसमें ट्रैफिकिंग का सेंस ह्यूमन ट्रैफिकिंग से नहीं है या किसी और चीज़ का नहीं, जो केमिकल्स होते हैं, रेडियोएक्टिव मटेरियल्स, ठीक है, या न्यूक्लियर मटेरियल्स, उनसे रिलेटेड है। मेंटेन एनालाइज रिपोर्ट इंफॉर्मेशन टू आइडेंटिफाई कॉमन थ्रेड ट्रेंड एंड पैटर्न। ठीक है। पार्ट ऑफ IAEA's nuclear plant security that aims to assist state in establishing, maintaining and sustaining नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी रीजन। ये बकवास चीज़ है, कुछ भी लिख दिया इन लोगों ने। फिर उसके बाद अगला टॉपिक है बायोडावर्सिटी। देख लें क्या? देख लेते हैं 5 मिनट का, थक गए हैं।